प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन के सूत्रों पर आज हम एक गहन विचार करेंगे। ये केवल कही गई बातों का एक सारांश नहीं है, बल्कि उन संदेशों के पीछे जो गहरे अर्थ हैं उनको समझने का एक प्रयास है। बिल्कुल। और अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इस पूरे संवाद में एक अदृश्य धागा पिरोया हुआ है। एक धागा? जी, और वो है कर्तव्य भाव का। चाहे वो लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका हो या फिर उद्यमियों का गुणवत्ता को लेकर संकल्प, हर बात कहीं ना कहीं इसी केंद्र बिंदु से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसी कर्तव्य भाव के पहले सूत्र से आरंभ करते हैं। लोकतंत्र और युवा शक्ति। संबोधन में जो पहली बार मतदान करने वाले युवा हैं, उनसे एक आह्वान किया गया कि इस अवसर को उत्सव की तरह मनाएं। जी। पर यहां मतदान को अधिकार से अधिक एक पवित्र कर्तव्य कहना, इसका क्या विशेष महत्व आपको लगता है? देखिए, ये जो शब्द का चयन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र कर्तव्य कहने से मतदान की जो क्रिया है, वो एक राजनीतिक औपचारिकता से ऊपर उठ जाती है। अच्छा। वो एक नैतिक और कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी बन जाती है। शायद ये उस युवा पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी एक सार्थक भूमिका खोज रही है। मतलब ये केवल बटन दबाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने में अपनी आहुति देने जैसा है। और ये निर्माण का भाव, ये केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्षों की यात्रा का उल्लेख हुआ और भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बताया गया। पर इसमें जो शून्य दोष, शून्य प्रभाव का मंत्र दिया गया, वो सुनने में जितना आकर्षक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी लगता है। सही कहा आपने। शून्य दोष तो उत्पाद की उत्कृष्टता की बात करता है, जो विश्व बाजार के लिए मतलब अनिवार्य है। जी। परंतु शून्य प्रभाव का जो आयाम है, वो इसे और भी गहरा बना देता है। इसका सीधा अर्थ है पर्यावरण पर शून्य असर, यानी प्रकृति के अनुकूल। हाँ, ये भारतीय उद्यमियों के सामने एक लक्ष्य रखता है कि वे केवल लाभ न कमाएं, बल्कि ऐसे उत्पाद बनाएं जो प्रकृति के साथ संतुलन में हों। ये वैश्विक मंच पर भारत की एक जिम्मेदार छवि भी प्रस्तुत करता है। तो एक ओर तो उच्च तकनीक और वैश्विक गुणवत्ता की बात है, और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जन भागीदारी की शक्ति। जी। संबोधन में उत्तर प्रदेश की तमसा नदी के पुनरुद्धार जैसी कहानियां भी थीं। ये दो अलग अलग छोर कैसे जुड़ते हैं? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखिए, तमसा नदी का पुनरुद्धार हो या अरुणाचल में युवाओं का स्वच्छता अभियान। जी हाँ, उसका भी जिक्र था। ये दिखाता है कि जब समाज किसी कार्य को सरकारी योजना नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य मानकर करता है, तो परिणाम अद्भुत होते हैं। मतलब ये एक विकेंद्रीकृत नागरिक सक्रियता है। बिल्कुल। स्टार्टअप जहां आर्थिक जगत में नवाचार कर रहे हैं, वहीं ये नागरिक, ये युवा सामाजिक जगत में परिवर्तन ला रहे हैं, और दोनों की ऊर्जा का स्रोत वही कर्तव्य भाव है। इसी चर्चा में एक और रोचक बात सामने आई, भजन क्लबिंग। ये शब्द सुनकर ही मन में जिज्ञासा होती है। आध्यात्म और आधुनिक संगीत का ये संगम, क्या ये केवल एक नया चलन है? नहीं, ये केवल एक चलन से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नकार नहीं रही है, बल्कि उसे अपने समय के अनुसार एक नया रूप दे रही है। वे परंपरा को संरक्षित करते हुए उसे जीवंत बना रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे मलेशिया में भारतीय समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है। अपनी पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाना। बिल्कुल, यही इसका मूल संदेश है। और अंत में श्री अन्न की बात हुई, यानी मिलेट्स की। इसे केवल एक पौष्टिक आहार के रूप में नहीं देखा गया। नहीं, इसे किसानों की आय और समाज के स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। अच्छा। निश्चित रूप से श्री अन्न को बढ़ावा देना केवल खानपान की आदत बदलना नहीं है। ये कृषि, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य तीनों को एक साथ साधने का एक प्रयास है। ये हमारी पारंपरिक खाद्य संपदा को फिर से सम्मान देने जैसा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ये स्पष्ट होता है कि संदेश केवल योजनाओं की घोषणा नहीं है। ये समाज की सामूहिक चेतना को जगाने का एक आह्वान है। जी हाँ। कि हर व्यक्ति, चाहे वो एक युवा मतदाता हो, एक उद्यमी हो या एक सामान्य नागरिक, राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल सही। और ये चर्चा हम सभी के लिए एक गहरा विचार छोड़ जाती है कि व्यक्तिगत स्तर पर किया गया एक छोटा सा कर्तव्यनिष्ठ प्रयास जब करोड़ों लोगों की सामूहिक भावना से जुड़ता है, तो वो राष्ट्र के लिए कितना बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। शायद इसी प्रश्न के उत्तर में हमारे देश का भविष्य निहित है।